मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का हम इस वीडियो लेक्चर में पुनः स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संघीय व्यवस्थापिका अर्थात फेडरल पार्लियामेंट। स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी हमने स्विट्जरलैंड के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फेडरल लेजिस्लेचर अर्थात फेडरल पार्लियामेंट। व्यवस्थापिका आप जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो आज हम जो बात करेंगे वो है स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका के बारे में और इसको यहाँ पर कहते हैं फेडरल पार्लियामेंट। हिंदी में इसको कहेंगे संघीय संसद, यही इसका नाम है और आपको ऐसे ही इसको याद रखना है। संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद अर्थात फेडरल पार्लियामेंट है ना। तो यहाँ की जो व्यवस्थापिका है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके एक ऐसी व्यवस्थापिका है जहाँ पे दोनों सदनों की शक्ति बिल्कुल बराबर है, यानी कि इसके जो 2 सदन हैं दोनों की शक्ति किसी भी प्रकार से अलग नहीं है, बिल्कुल बराबर है। शासन व्यवस्था के तीनों अंगों में से जो है संघीय संसद को निश्चित रूप से काफ़ी शक्तिशाली स्थिति स्विट्जरलैंड में प्रदान की गई है। अनुच्छेद 148 में यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ तक जनता के तथा कैंटनों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है, राज्य मंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय संसद करेगी। इसके अंदर 2 सदन हैं। 2 सदन, एक तो प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट, और इन दोनों सदनों की शक्तियां बिल्कुल समान होंगी। स्विट्जरलैंड की जो संसद है वो एक शक्तिशाली विधानमंडल है। यहाँ पे कार्यपालिका को और न्यायपालिका को दोनों को विधानमंडल के अधीन किया गया है। इसलिए यहाँ की संसद इंग्लैंड की संसद की तरह से संप्रभु संपन्न संस्था नहीं है ना। और इसकी क्यों नहीं है, सबसे पहले तो यहाँ पे संघात्मक फेडरल व्यवस्था है, दूसरा यहाँ पे लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, और द्वितीय यहाँ पे जनता को और अधिक पावर्स प्राप्त हैं। यहाँ के स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे प्रजातंत्र को बहुत बल मिलता है। कानून निर्माण में, संविधान के संशोधन में, कानूनों को पहल करने में जनता को विशिष्ट और अंतिम शक्ति प्राप्त है जो कि विधानमंडल को नहीं है ना। तो इसलिए संघीय संसद दोनों शक्तियां जो हैं यहाँ पे बिल्कुल समान है। प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा जिसको निम्न सदन कहते हैं और द्वितीय सदन सीनेट जिसको उच्च सदन कहते हैं, दोनों सदनों की पावर्स जो है वो बिल्कुल समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। इस दृष्टि से इस व्यवस्थापिका का अध्ययन अनोखा है। तो जो स्विट्जरलैंड में जो संघीय व्यवस्थापिका है इसको संघीय सभा का नाम दिया गया है। इसको यहाँ पे संघीय सभा कहा गया है। राष्ट्रीय इसके 2 सदन थे पहले, लेकिन अभी जो है नवीन संविधान के अंतर्गत इसको संघीय व्यवस्थापिका को अब संघीय संसद का नाम दिया गया है और 2 सदन है। तो अपन जो है पहले हम प्रथम सदन के बारे में बात करेंगे, फिर हम द्वितीय सदन के बारे में बात करेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा, इसका जो है इसकी सदस्य संख्या 200 होगी, यानी कि एक कैंटन में एक निर्वाचकीय जिला होगा और अपनी जनसंख्या के आधार पर वहाँ से प्रतिनिधि इस प्रतिनिधि सभा में भेजे जाएंगे। प्रत्येक कैंटन से कम एक प्रतिनिधि यहाँ पर अवश्य जाएगा और अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो जनसंख्या के आधार पर इसका प्रतिनिधित्व है तो बड़े कैंटनों से अधिक प्रतिनिधि भेजे जाएंगे। जैसे बर्न और ज्यूरिच बड़े कैंटन है तो यहाँ पे
31 और 32 प्रतिनिधि जाते हैं। उरी छोटा है तो यहाँ से एक ही प्रतिनिधि जाता है, और प्रति 4 वर्ष के बाद यहाँ पे चुनाव होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार यहाँ पर है, और गुप्त मतदान और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर चुनाव होते हैं। प्रति 4 वर्ष बाद नवीन चुनाव होते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक स्विस नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है वो सदन में, प्रतिनिधि सभा में, संघीय सरकार में, सर्वोच्च न्यायालय में सभी जगह सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इस समय पे बस प्रतिबंध इतना है कि एक समय पर प्रतिनिधि सभा, सीनेट, संघीय सभा या सर्वोच्च न्यायालय किसी भी एक संस्था का ही वो प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर पादरी और संघीय सरकार के कर्मचारी इनका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान और आनुपातिक प्रणाली के आधार पर ही होंगे। दूसरा सदन जो है सीनेट्स है, इसको उच्च सदन कहते हैं। इसकी सदस्य संख्या 46 है। यहाँ पे अर्ध कैंटन जो हैं उनसे एक प्रतिनिधि जाता है, और पूर्ण कैंटन से 2 प्रतिनिधि जाते हैं। 20 पूर्ण कैंटन से 2 प्रतिनिधि और अर्ध कैंटन से 1 प्रतिनिधि जाते हैं, तो ये 46 हो गया। सीनेट के सदस्यों का जो चुनाव है वो कैंटनों के द्वारा ही किया जाता है। वो उनकी अपनी व्यवस्था है, जिस हिसाब से करते हैं। अधिकांश कैंटनों में राज्य जो इसके सदस्य हैं वो 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होते थे। अलग अलग कैंटनों में अलग अलग मतलब अवधि है अपने अपने सदस्यों की। कोई 1 वर्ष है, कोई 4 वर्ष है। तो इसके पीछे ये माना है कि राज्यों का अपना आउटलुक है कि वो कैंटनों का मतलब किस हिसाब से वो अपने प्रतिनिधियों को भेजे। तो प्रतिनिधि के संदर्भ में चुनाव की प्रणाली सब कुछ कैंटन ही डिसाइड करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ निश्चित है कि सीनेट में व्यक्ति चुनकर के किस तरह से आएगा, ये संबंधित राज्य की जो शक्तियां हैं, कैंटन वाले जो लोग हैं, वहाँ की सरकार जो है वही इस बात को डिसाइड करती है। प्रतिनिधि सभा और सीनेट इन दोनों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करते हैं, उसे निर्णायक मत देने का अधिकार भी होता है ना। अधिवेशन और विशेष अधिवेशन यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं। दोनों सदनों की पृथक पृथक बैठकें होती हैं, लेकिन कोई भी विषय अगर दोनों से पारित होता है तो ही उसे संघीय संसद का निर्णय कहा जाएगा। संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है, कुछ विशिष्ट मामलों के ऊपर यहाँ पे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और वो कब बुलाई जा सकती है? 3 विशेष मुद्दे हैं। पहले, संघीय सरकार के सदस्यों और अन्य पदाधिकारियों का अगर चुनाव करना हो तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। उच्च संघीय सत्ताओं के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों के निपटारे हेतु और समाधान के प्रार्थना पत्रों पर निर्णय करने हेतु। विशेष अवसरों पर संघीय शासन की घोषणा सुनने हेतु भी कई बार संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। दोनों की संयुक्त बैठकें सार्वजनिक रूप से होंगी। कानून के आधार पर किसी भी विषय पर विचार हेतु गुप्त बैठक की व्यवस्था भी की जा सकती है। अब यहाँ की जो गणपूर्ति है वो बहुमत की उपस्थिति आवश्यक होगी। गणपूर्ति का मतलब ये है कि मिनिमम सदस्यों की संख्या जिनके उपस्थित होने पर ही कार्यवाही प्रारंभ हो सकती है, तो यहाँ पर बहुमत की उपस्थिति अनिवार्य है। पृथक पृथक बैठकों में दोनों सदनों की बहुमति और संयुक्त बैठक में भी सदस्य के बहुमत से भी होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे जो कार्यवाही का जो विवरण है वो चारों ही भाषाओं में यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच। अब आते हैं कि संसद की शक्तियाँ और कार्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर संसद को जो दोनों सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, उनको विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय सभी क्षेत्रों में बिल्कुल समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
अनुच्छेद 173 की उपधारा 2 में ये लिखा गया है कि प्रतिनिधि सदन व सीनेट उन सभी कार्यों को संपन्न करेंगी जो वर्तमान संविधान में संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं और जो किसी अन्य को नहीं सौंपे गए हैं। तो इस प्रकार विधायी कार्य, संविधान संशोधन संबंधी कार्य, प्रशासकीय कार्य, न्यायिक कार्य और वित्तीय कार्य, है ना, सभी इनके क्षेत्राधिकार में शामिल हैं। तो सबसे पहले अपन विधायी कार्यों के ऊपर बात करते हैं। विधायी कार्यों का मतलब है कानून निर्माण करना और संघीय आधिकारिक आदेश जारी करना, जिसे सामान्य संघीय आदेश घोषित करते हैं, उनके ऊपर लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यवस्थापिका हो दुनिया की, उसका मूल काम तो कानून निर्माण करना होता है, व्यवस्था बनाना। संविधान के द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में जितने भी विषय हैं उन सबको कानून बनाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त इनको फेडरल डिक्री जारी करने का अधिकार है और सामान्य संघीय आदेश जारी करने का अधिकार है। उस पर जो है लोक निर्णय का अधिकार नहीं है। इसके अलावा नियम निर्धारण करने का भी इनको कई मामलों में अति आवश्यक व्यवस्थापन का भी अधिकार है। राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में, संवैधानिक सत्ताओं के संबंध में, परिसंघ के संबंध में, व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में, संवैधानिकों के संबंध में एक्सक्यूज मी। फिर है अत्यावश्यक व्यवस्थापन है। अत्यावश्यक व्यवस्थापन का मतलब ये होता है कि सामान्य कानूनों पर ये लोक निर्णय की व्यवस्था करता है, लेकिन यदि कोई अति आवश्यक विशेष परिस्थितियों में अत्यावश्यक कानून का प्रावधान है, कोई ऐसा कानून जिसे तत्काल ही प्रभाव में लाने की आवश्यकता है, तो संसद उसको तत्काल प्रभाव से अत्यावश्यक घोषित करके और तुरंत प्रभाव से लागू कर सकती है, लेकिन ये बहुत ही सीमित समय के लिए होता है। यदि अत्यावश्यक व्यवस्थापन पर अगर जनता मांग करती है 50,000 लोगों की, तो फिर उसे 1 साल से ज़्यादा 1 वर्ष की अवधि में अगर उसको जनता अगर उसको स्वीकार नहीं करती है तो ये कानून अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह के कानून केवल 1 वर्ष के लिए ही लागू हो सकते हैं। फिर संविधान में इनको संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। इस दोनों सदनों के द्वारा पारित अगर संविधान संशोधन हो जाता है तो फिर वो लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है और लोक निर्णय के बाद ही वो संघीय जो है उसका होता है। अगर पूर्ण संविधान संशोधन का प्रस्ताव हो तो जो संसद है उसको भंग कर दिया जाता है और फिर एक नवीन संसद का चुनाव होता है और नवीन संसद ही फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का काम करती है। यहाँ पर संविधान संशोधन की शक्ति पर आरंभक और लोक निर्णय दोनों का नियंत्रण है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का प्रमुख आधार है। तो 1 लाख स्विस मतदाता अगर संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखते हैं तो संघीय सरकार को, संघीय संसद को उसके ऊपर विचार करना जरूरी है। इसके बाद में है कि निर्वाचन संबंधी शक्तियां, अर्थात नियुक्ति संबंधी शक्तियां। देखिए, संघीय संसद को बहुत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर नियुक्तियां करने का अधिकार है। वो न्यायालय के सदस्यों, संघ के चांसलर, सेना अध्यक्ष, इन सभी का चुनाव करती हैं। संघीय बीमा न्यायालय के सदस्यों का चुनाव करती हैं, है ना। संघीय परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती हैं। कुछ चुनाव पुष्टिकरण संबंधी अधिकार हैं और ये सारे कार्य दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में ही संपन्न होते हैं। फिर इसी की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्ति एक विधायी निकाय है, लेकिन इसको कार्यपालिका के क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है वैदेशिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में शक्ति। संघीय सरकार विदेश नीति निर्धारण में भाग लेती है और वैदेशिक संबंधों का निरीक्षण करेगी। जितनी भी अगर अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं उनको ये स्वीकृति प्रदान करेगी। जिन संधियों पर संघीय शासन को समस्त शक्ति प्राप्त है उन पर ये स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। दूसरा, संघीय सत्ताओं का निरीक्षण और नियंत्रण करने का काम भी ये व्यवस्था
यहाँ की व्यवस्थापिका जो है वो करती है कि परिसंघ द्वारा अपने हाथ में लिए गए विभिन्न कार्यों की प्रभावदायकता का मूल्यांकन करती है। फिर अनुच्छेद 171 के अनुसार संघीय संसद संघीय सरकार को आदेश दे सकती है और विस्तार की बातों का कानूनों के आधार पर निर्धारण होता है। वित्तीय प्रावधानों में अगर अपन चलते हैं तो वित्तीय शक्ति भी बजट की स्वीकृति से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो सारे काम सरकार व्यवस्थापिका के हैं। व्यवस्थापिका बजट बनाती है, उसको स्वीकार करना संघीय संसद का कार्य है, संघीय सरकार है ना। बजट के संबंध में व्यवस्थापिका की शक्ति अंतिम निर्णय होती है, क्योंकि इस पर ऐच्छिक जो लोक निर्णय है उसका कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जितने भी लोन वगैरह हैं, जितने भी फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं, ये सारे निर्णय यहाँ की व्यवस्थापिका करती है। अधिकारियों के वेतन भत्ते निर्धारित करना, संघीय शासन के स्थायी पदों का निर्माण करना, उनका वेतन निर्धारण करना, ये सब यहाँ के संघीय संसद का कार्य है। संघीय संसद संघीय सरकार के अकाउंट्स की भी जांच करके और उसे स्वीकृति प्रदान करती है। छठा जो इनकी पावर है वो कैंटनों से संबंधित शक्ति है। तो यहाँ की संघीय संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वो कैंटनों के संविधान और उनके संशोधनों की उचित जांच करके उन्हें स्वीकार करे। कैंटन अगर विदेशों से कोई संधि समझौता करते हैं तो उस पर संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। कैंटन आपस में भी अगर कोई संधि करते हैं तो भी संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। यदि संघीय सरकार या अन्य कैंटन पर कोई आपत्ति उठावे तो संघीय संसद काम करती है। आंतरिक शांति बनाए रखना, आवश्यक हो तो संघीय सेना का प्रयोग करना, ये भी संघीय संसद के कार्य हैं, किंतु व्यवहार में ये सारे कार्य सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। फिर है न्यायिक शक्ति। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पे प्रावधान है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यहाँ पे न्यायपालिका संघीय की संसद की न्यायिक शक्तियाँ सीमित हो गई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे न्याय के क्षेत्र में कुछ अधिकार प्राप्त हैं। पहला तो यह है कि संघ की विविध सत्ताओं के बीच अगर कार्य क्षेत्र संबंधी कोई विवाद होता है तो संघीय संसद अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। फिर संघ न्यायालयों से दंडित व्यक्तियों की क्षमा याचिकाओं पर भी पिटीशन, जो याचिकाएं होती हैं, जो रिट पिटीशन पार्डन वाली लगती हैं, उनके ऊपर निर्णय करती है और सामूहिक क्षमादान की भी घोषणा करती है। अन्य कार्य और अन्य शक्तियों में तो ये है कि अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य दिए गए हैं। वो इस प्रकार से हैं कि ये स्विट्जरलैंड की बाहरी सुरक्षा, स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करने हेतु कदम उठाएगी। आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कदम उठाएगी। 173 असाधारण परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करना, साधारण संघीय आदेश जारी करना, ये भी कर सकती है। ये सक्रिय सैनिक सेवा का आदेश दे सकती है, अर्थात समस्त सेना या उसके एक भाग को लामबंद कर सकती है। राज्य की सभी गतिविधियों के आयोजन में ये सहायता देगी। इस प्रकार संविधान के द्वारा संघीय संसद को बहुत अधिक व्यापक शक्तियां जो हैं वो प्रदान की गई हैं। अब प्रश्न उठता है कि संघीय संसद की वास्तविक स्थिति क्या है ना? संघीय संसद की वास्तविक स्थिति क्या है? देखो, विवेचना जो अपन ने करी उससे हम ये देखते हैं कि संघीय संसद की स्थापना करते हुए स्विट्जरलैंड के संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के मर्यादापूर्ण सिद्धांत पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने इसे व्यवस्थापन संबंधी, प्रशासनिक संबंधी और न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियां इन्होंने प्रदान की हैं, है ना? सभी प्रकार की शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन व्यवहार में संघीय संसद उतनी प्रभावशाली नहीं है जितनी कि संविधान निर्माता उसे बनाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर स्विट्जरलैंड में ऐच्छिक लोक निर्णय का प्रावधान है। यहाँ पर ये यहाँ के न केवल संवैधानिक दृष्टि से है, ऐसा नहीं है कि ये केवल सैद्धांतिक चल रहा हो, यहाँ पे व्यवहारिक रूप से भी ऐच्छिक निर्णय का जो लोक निर्णय है, रेफरेंडम वाला जो है, ऑप्शनल लेजिस्लेटिव रेफरेंडम, इस शक्ति का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है।
यहाँ पे संघीय संसद को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होता है कि किसी भी कानून पर लोक निर्णय आ सकता है और इस कारण वो समाप्त हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में जो कानून निर्माण का कार्य है वो बहुत जटिल है। इस कारण विधायी क्षेत्र में जो है व्यवस्थापिका के बजाय जो यहाँ की एग्जीक्यूटिव बॉडी है संघीय सरकार, वही पहल करती है। देखो, प्रत्येक देश में कल्याणकारी राज्य के उदय और संकटकालीन परिस्थितियों के कारण कार्यपालिका की शक्तियां सभी जगह बढ़ती जा रही हैं, उनमें निरंतर वृद्धि हो रही है और व्यवस्थापिका की शक्तियों में पतन हो रहा है। इस वजह से तो स्विट्जरलैंड भी इसका अपवाद नहीं है। तो स्विट्जरलैंड में भी सरकार के द्वारा शासन सूत्र के संचालन में महत्वपूर्ण स्थिति बना ली है, अर्थात कार्यपालिका वहाँ भी सशक्त है। इस वजह से व्यवस्थापिका का महत्व अपेक्षाकृत कम हो गया है। जुर्चर ने लिखा है कि यह स्पष्ट है कि संघीय सरकार का विधायी महत्व स्थायी रूप से बढ़ गया है। पश्चिमी लोकतंत्रों के समान स्विट्जरलैंड में भी कम से कम वास्तविकता की दृष्टि से कार्यपालिका शासन का प्रमुख अंग बन गई है। तो संघीय संसद के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बस ये है कि यह अपने समस्त कार्य शांति, समझ और ईमानदारी से संपन्न करती है। यहाँ के लोग शांति और देश प्रेम से ओतप्रोत होकर के अपने कार्यों को करते हैं। यहाँ के सदस्य व्यर्थ में कोई ओजस्वी भाषण नहीं देते हैं, ना ही उनके भाषणों की कोई प्रशंसा की जाती है, बल्कि वे व्यवहार में अपने कुशलतापूर्वक ढंग से अपने कार्यों को संपन्न करने में विश्वास रखते हैं। यहाँ पे अनावश्यक प्रशंसाओं के पुल भी नहीं बांधे जा सकते हैं। लॉर्ड ब्राइस ने ये जो उपयुक्त कथन था वो 1884 के संघीय सभा के बारे में कहा, वो आज भी उसी के बारे में भी सत्य है। यहाँ के लोग ईमानदारी से अपना कार्य करना ज़्यादा उचित समझते हैं, है ना। तो ये तो हुआ आपके स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में। तो यहाँ के जो दोनों सदन हैं, इन दोनों सदन की शक्तियाँ जो हैं वो बिल्कुल समान हैं। इनमें कोई भी एक जैसी शक्तियाँ हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। कोई भी विधेयक हो, चाहे साधारण विधेयक हो, चाहे वित्त विधेयक हो, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और गतिरोध अगर उत्पन्न हो जाए तो दोनों के सदनों की एक संयुक्त सम्मेलन समिति स्थापित की जाती है, जो विधेयक के बारे में गतिरोध दूर करने के लिए विचार करती है, अपने सुझाव करती है। यदि गतिरोध दूर हो जाए तो ठीक है, गतिरोध दूर ना हो तो फिर समिति पुराने तरीके से कार्य करती है। अगर फिर भी गतिरोध बना रहे तो फिर यहाँ पर विधेयक को ही समाप्त कर दिया जाता है। ये ऐसा प्रावधान है। लेकिन व्यवहार में स्विट्जरलैंड के संघ संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध बहुत कम होते हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ के दोनों सदनों के मध्य कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। दोनों सदन व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर ही अपना कार्य करते हैं। और स्विट्जरलैंड के संविधान द्वारा समान शक्तियाँ दिए जाने पर भी व्यवहार में सीनेट की जो पावर्स हैं वो अपने आप ही कम होने लगी हैं। उसका कारण ये है कि प्रतिनिधि सभा तो यहाँ का लोकप्रिय सदन है और सीनेट लोकप्रिय सदन नहीं है। तो सीनेट ने अपनी इच्छा से ही जो है अपनी पावर्स को थोड़ा कम कर लिया है ना। तो यहाँ पे आप ये मतलब नहीं निकाल सकते कि कौन अधिक पावरफुल है या कौन है। दोनों के द्वितीय सदन जो है वो समान अधिकार रखते हैं। तो ये तो था स्विट्जरलैंड के संविधान की व्यवस्थापिका, जिसको संघीय संसद का नाम दिया गया। अगले वीडियो लेक्चर में हम स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।